नमस्कार दोस्तों इन दिनों में चर्चा है पूरे देश में आज़ादी के 75 बरस स्वर्णिम एक अध्याय को दोहराने का प्रयास हो रहा है। और उसी संदर्भ में मैं कुछ एक घटनाएं हैं जिनका जिक्र आपसे बड़ा ज़रूरी समझता हूं, जो किसी भी कहानी का साहित्य का आधार भी बन जाती हैं और घटनाक्रम में किसी रुचिकर विश्लेषण का आधार भी बनती हैं। ऐसी एक कहानी है, सत्य कथा है, कहानी नहीं है, कहानी बन गई। उसी के आधार पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं सिर्फ कुछ एक सच्चाइयाँ, कुछ एक तथ्य आपको मैं बयान आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। उसका क्या स्वरूप हो, किन शब्दों में आप उनका विश्लेषण करें, ये सब आप पर है। मित्रों, सीमा क्षेत्र में मैं भारत पाक सीमा फाजिल्का क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में एक गाँव है, नाम है पत्रेवाला। पत्रेवाला गांव में एक व्यक्ति था, नाम था माजी खान। माजी खान को दो पदवियां प्राप्त थी। एक तो ऑनरेडी मजिस्ट्रेट था अंग्रेज़ों के शासन में, और दूसरा उन दिनों में मित्रों एक और भी पद होता था जिस पद का उल्लेख सामान्य रूप से आपने न सुना न देखा, लेकिन वो था सफ़ेदपोश। जो व्यक्ति संभ्रांत है, जो व्यक्ति सम्मानित है समाज का, उसे सफ़ेदपोश कह दिया करते थे। और ये सफ़ेदपोश का जो शब्द था, ये अंग्रेज़ों से पहले भी चलता था, और अंग्रेज़ों के काल में इसका खूब प्रयोग हुआ कि जो उनका प्रशंसक, जो उनका पक्षधर हो, उसको सफ़ेदपोश का भी एक उपाधि उसको दे दो। तो सफ़ेदपोश और ऑनरेडी मजिस्ट्रेट, दो उपाधियाँ रखने वाला माजी खान, 4 बीवियाँ थी, और अपने उस गांव में वो रहता था। गांव में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। ये जो कुछ मैं आपसे बयान कर रहा हूँ सारा सत्य कथा पर आधारित है। मित्रों, उसमें ये घटना है जिसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1956 के आसपास एक बार भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ कि बहुत सारे लोग, दोनों पक्षों के, अपना बहुत सारा सोना, बहुत सारी अपनी जो संपत्तियां थी वो दबा कर चले आए थे, इस उम्मीद में कि लोग निश्चित नहीं थे। लोग कहते थे लौट आएंगे, 4 दिन का शोर शराबा है, कत्ल व गारत है, फिर हमें कहाँ जाना, जड़ों से कट के थोड़े ही हम जिएंगे, यहीं पर लौट आएंगे। इसी उम्मीद में लोग अपना धन जो है वो गाड़ कर चले गए। और तब 56 में जब सरकार के पास आंकड़े पहुँचे कि इतने लोगों का अनुमानतः धन जो है गड़ा हुआ है, उन सब ने शिकायत की कि हमें एक बार वहाँ जाने का अवसर दिया जाए ताकि हम अपने पुराने पुश्तैनी मकान से अपना पुराना सामान तो ले सकें। एक आकलन किया गया और पाया गया कि ये तो अरबों का धन है, इसको एक बार अगर अवसर दिया जाए तो अच्छी बात है। 2 शर्तें थी कि जो भी व्यक्ति इधर से का मतलब भारत से पाकिस्तान जाएगा, या उधर से अर्थात पाकिस्तान से इधर आएगा, और वो दावा करता है कि मेरे अपने पुराने जो पुश्तैनी जो मकान है उसमें एक स्थान पे मैंने दबाया था कुछ सोना या कुछ और सिक्के, सोने के, चांदी के, या और कोई सामग्री अमूल्य, और अगर उसकी निशानदेही ठीक होती है, सरकारी कारिंदों की मौजूदगी में वो निशानदेही पर खुदाई होगी, अगर वहाँ से कोई सामान मिलता है तो उसका एक निर्धारित प्रतिशत, शायद वो 1/3 था, 1/3 प्रतिशत उसको सरकारी ख़जाने में जमा कराना पड़ेगा और 2/3 उसको घर ले जाने की अनुमति होगी। और ये सारा सिलसिला 1 सप्ताह तक चला था। उस 1 सप्ताह में बहुत कुछ हुआ। उस 1 सप्ताह में मित्रों, इस माजी खान, जो कि भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया था, इसकी चौथी बीवी नाम था जेना बेगम। तो जेना बेगम, जिन्ना की बात नहीं कर रहा यहाँ, कंफ्यूज ना कीजिएगा, जेना बेगम। तो जेना बेगम अपने पति के बिहाफ पर उन स्थानों की खुदाई के लिए आई जहाँ पर कुछ मिला, जहाँ पर कुछ दबाया गया था। लेकिन जो दबाया था वो माजी खान ने दबाया था, और माजी खान तब तक जन्नत या जहन्नुम जहाँ भी उसने जाना था वो जा चुका था। और उसने दावा किया कि ये हवेली हमारी थी, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ और मैं उसकी बेगम हूँ, और उसका रिकॉर्ड वो ठीक ठाक था। वो आई, उसने 2-3 जगह निशानदेही की, लेकिन वहाँ खुदाई में कुछ नहीं मिला। लेकिन ये तय हो गया कि इसने सोना, माजी खान के पास सोना चांदी इतना भरमार उसके पास भंडार था कि वो दबा कर चला गया इसी उम्मीद में कि मार काट के बाद हम लोग लौटेंगे और ले जाएंगे।
उसके बाद वो जो पुश्तैनी हवेली थी माजी खान वाली, वो एक चोपड़ा परिवार को, एक परिवार था वहाँ का जिनको ज़मीनें अलाट हुई थी, जो उधर से इधर अर्थात पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान से वर्तमान भारत में आया था, उसको हवेली अलॉट हुई। मित्रों, उस हवेली की उसको जब ये पता चला कि ऐसी चर्चाएं थी, तो उसने रात के अंधेरों में धीरे धीरे खुदाई का मामला कोनों में शुरू कर दिया। ये सारी की सारी सत्य कथा पुलिस की फाइलों में दर्ज है, लेकिन इसके कुछ संदेश भी हैं। संदेश क्या हैं, बाद में बातें कर लेते हैं। पहले घटनाक्रम कि उसने खुदाई का कार्यक्रम शुरू किया, एक कोने में खुदाई की, वहाँ भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं और कुछ वो मिले। अब उसे लगा कि इसका मतलब यह है कि स्थान स्थान पर भी खुदाई हो सकती है। उसने धीरे धीरे दूसरा स्थान, 3-4 दिन के बाद, लेकिन खुदाई में कारिंदों की ज़रूरत पड़ती है, काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है, और उसने सोच लिया कि अगर मैं इसको कंजूसी करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, या जो सरकारी जो कारिंदे हैं वो सारा का सारा माल ले जाएंगे, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ना, हवेली मेरी है, मुझे अलॉट हुई है, मेरा इस पर अधिकार है, अब तो यहाँ कोई आने जाने किसी का सवाल ही नहीं है उस पार से। तो उसने दूसरी जगह खुदाई की तो वहाँ भी वही स्थिति। उसने यही देखा कि ये अगर मैंने इस बात को कायम रखना है, इन चीज़ों को सुरक्षित रखना है, तो जो खुदाई करने वाले उनके हिस्से में भी वो 2-2 मुठियाँ सिक्कों की, कभी सोने के कभी चांदी के, मिक्स करके उसने देने शुरू कर दिए। और मित्रों, सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब वो चीज़ें धीरे धीरे, जिसके पास भी मज़दूर आदमी था खुदाई में, उसको अगर एकदम से सोना मिल गया, उसके तेवर बदल गए। अब सबके लिए जहन को संतुलित रख पाना संभव नहीं होता। उसने घर में जाके दारू पीनी शुरू कर दी, बच्चों को इधर कर दिया, वो ये बहुत सारा नया निर्माण शुरू कर दिया। लोगों ने कहा क्या हुआ, एकदम छप्पर कैसे फटा। और इसी कहानी को लेकर मित्रों ये सत्य कथा आगे बढ़ती है। पुलिस को पता चला, वो भी शामिल हो गए। बजाय इसके कि वो सरकारी कार्रवाई करते, उन्होंने आके धमकाया, और धमका के वो चोपड़ा परिवार से कुछ वो भी अपना हिस्सा ले गए। और यहाँ तक कि एक IPS रैंक के भी अधिकारी जो हैं वो भी इसमें मुब्तला हो गए, और बहुत सारे सरकारी कारिंदों ने भी उस लूट में अपना हिस्सा जमाना शुरू कर दिया। बाद में जब धीरे धीरे बात प्रशासन तक पहुँची, तो उसके बाद सारा प्रशासन अलर्ट हुआ कि ये तो बहुत बड़ा मामला है। और मित्रों, तब स्थिति ये आ गई कि वो कहते हैं, पुरानी कहावत भी है कि जो ऐसा दबा हुआ धन है, सबको ठीक ठाक ढंग से सबके नसीब में नहीं होता। चोपड़ा परिवार का जो मुखिया था, जिसने शुरू करवाया था, वो स्वयं इस तनाव से इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि उसने स्वयं को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि उसका एकमात्र पोता था, इकलौता, वो कहीं नहाने गया था नहर पर, और वो डूब कर वहाँ समाप्त हो गया। उसी परिवार में घटनाएं जो हैं, दुखद घटनाओं का एक अध्याय शुरू हुआ, और थोड़ी ही अवधि में, कुछ ही महीनों की अवधि में, उस परिवार के कई लोग चल बसे। और मित्रों, ये स्थिति जो है, अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, बाकायदा केस दर्ज हुए, और उस क्षेत्र के भी नहीं बल्कि आस-पास के पंजाब और हरियाणा के समूचे क्षेत्र में 100 से भी ज़्यादा स्वर्णकार जो हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मामले दर्ज हुए कि उन्होंने ऐने पौने मूल भाव से सोना और चांदी की खरीद की, और वो भी फंसे। उनके भी बीच में बयान शुरू हो गए, और ये सिलसिला इतना मित्रों बढ़ा कि आज आप घटना को लगभग 27-28 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो किसी भी निर्णायक चरण में नहीं पहुंचा। इसके मित्रों 2 संदेश हैं। एक संदेश ये है कि ये सरकारी धन था, प्राचीन सिक्के, प्राचीन चीज़ें, ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने निजी रूप से उसको अपनी संपत्ति बनाने का प्रयास किया, और वो असफल रहा। और असफल रहा किसी शाप के तहत, या जिस भी रूप में आप ले लीजिए। ये ऐसा धन जो अचानक मिलता है, जिसमें श्रम की एक बूंद भी ना गिरी हो, वो धन, वो संपत्ति सबको रास नहीं आती। ये इसका सबसे बड़ा संदेश है। और मित्रों, पिछले 3 दशक से वह मामला आज भी अदालतों में, थानों में और सब जगह वो चल रहा है। और इसके बीच में इसमें इन्वॉल्व, इसमें जो शामिल, जो शिरकत करने वाले लोग थे, उनकी एक बड़ी संख्या जो है वो भी स्वर्ग सिधार चुकी है। कुछ तनाव में गए, कुछ बीमारियों से गए, कुछ किसी और कारण से गए। वो दबा हुआ धन
अधिकांश लोगों को नहीं फल पाया, अधिकांश लोगों को उसका फल नहीं मिला, वो उसका लाभ नहीं उठा पाए। मित्रों, ये भी है, एक सबक है, एक संदेश है कि जहाँ श्रम की बूंदें न गिरी हों वो धन कभी भी आपके काम नहीं आता। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।